प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। आज आप सुनेंगे कहानी अम्मा। लेखक और वाचक स्वर गोपाल वर्मा। आज सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अब तक आपने सुना चंबल नदी के पुल के ऊपर से झेलम एक्सप्रेस घड़-घड़ करती हुई भागी जा रही थी। लोहे के गार्डर पीछे छूटते जा रहे थे। घना अंधेरा, साए-साए करती तेज हवाएं, ट्रेन की खिड़कियों से छनकर आती रोशनी में कभी-कभी नीचे पटरियों को छूती चंबल नदी की तेजी से हिलोरें लेती हुई लहरें दिखाई दे रही थीं। लग रहा था कि झेलम को ही लील जाएगी ये उफनती चंबल। आधी रात से भी ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन पूरे कूपे में शायद ही कोई सो रहा हो। खिड़की से आती हुई हवाओं के थपेड़े मुझे भी डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस डर से ज्यादा बड़ा डर मुझे इस बात का था कि क्या हुआ होगा घर पर। एकाएक मुझे क्यों बुलाया गया? कहीं अम्मा को? नहीं, आगे का सोचकर ही मन कांप जाता है। तभी सामने की बर्थ से आवाज आई, अकेली हो बिटिया? मैंने नजरें उठा के देखा। बर्थ पर 55-56 साल की एक भद्र महिला लेटी हुई मुझे ही देखे जा रही थी। मैंने बड़े ही सधे हुए शब्दों में उत्तर दिया, ससुराल जा रही हूं, अचानक जाना पड़ रहा है। वो आश्वस्त होती हुई बोली, अच्छा ससुराल जा रही हो, कोई इमरजेंसी आ गई होगी, इसीलिए जल्दी में मांग खाली छूट गई। कोई सुहाग का चिन्ह भी नहीं दिखाई दिया ना, कोई सामान भी नहीं है साथ में। मांग और सुहाग के बारे में सुनते ही मन पीड़ा से कराह उठा। लगा कि जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कानों में डाल दिया हो। मैंने जोर से अपनी आंखें भींच ली। शायद आंखों से कुछ बहकर बाहर आना चाह रहा था। उस पल जैसे सफर एकाएक कड़वा हो उठा। मैंने धीरे से आंखें खोली। खुद को संभालते हुए उनकी जिज्ञासा मिटाने की कोशिश की। मथुरा से ही तो बैठी हूं माँ जी, ग्वालियर उतर जाऊंगी, इतने से के लिए क्या सामान लेना? माँ जी की जिज्ञासा समाप्त होने के स्थान पर और बढ़ गई थी। जब उनसे नहीं रहा गया तो सवाल को घुमाकर पूछने लगी, कौन कौन है ससुराल में? मैं मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, अम्मा हैं और मैं हूं बस। हाँ, अम्मा हैं वो, मेरी सासू अम्मा। कितने रूप थे उनके, मैं शायद आज तक समझने की कोशिश ही कर रही हूं। बीती हुई जिंदगी के सफ़े एकाएक उलट पुलट होने लगे। क्या दिन थे वो, जब रवि बड़े प्यार से ब्याह के लाए थे मुझे उस ग्वालियर वाले घर में। रवि से मेरी मुलाकात एक सेमिनार में हुई थी। मैं मथुरा से और रवि ग्वालियर से आगरा आए थे उस सेमिनार के लिए। वो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से और मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से थी। उस 3 दिन के सेमिनार में जो हम जुड़े, तो फिर कभी न टूटने वाली डोर ने हमें बांध लिया। कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। पिताजी को एक दिन पता चल ही गया। उन्होंने तो विरोध किया, लेकिन मेरे कहने पर जब वे रवि से मिले तो उनके सारे गिले शिकवे मिट गए और तब उन्होंने स्वयं जाकर रवि की मां से बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। पिताजी घर लौटे तो उनका मूड बहुत खराब था। उन्होंने सब बताया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो रवि खड़े थे। रवि ने बताया कि उन्होंने मां को मना लिया है। बस फिर हम दोनों के विवाह के पवित्र बंधन में बांध दिया गया और अगले दिन मैं सकुचाई सी, सिमटी सी लाल जोड़े में उनके घर के आंगन में बैठी थी। औरतें ढोलक बजाती हुई बातें भी कर रही थीं। उन्हीं में से किसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, अरे हमारी बहू तो सोने से लदी हुई आई थी घर में, रवि की बहुरिया भी सोना वोना लाई होगी। तभी एक कर्कश सी आवाज ने ढोलक और गाना सब बंद करा दिया। बस बस बंद करो ये सब, कुछ सोना नहीं लाई है जे, बस एक पतली सी अंगूठी, एक छोटी सी नथ और एक हल्का सा गले का सेट भर लाई है जे। मैं अंदर तक सहम गई थी सासू मां की आवाज सुनकर। औरतों की चुहलबाजी भी बंद हो गई थी।
एक एक करके सब औरतें अपनी अपनी रस्म अदायगी के तौर पर कुछ कुछ चीजें पायल, बिछिया, लिफाफा आदि देकर विदा हो रही थीं। मुंह दिखाई की रस्म होते हुए भी कईयों ने बिना मुंह देखे ही लिफाफा पकड़ाया और चली गईं। घूंघट में मुंह छुपाए मैं मन ही मन रो रही थी कि सास के बर्ताव के बारे में जैसा सुनते आए हैं वैसा ही यहाँ मेरे साथ होने वाला है। रवि का प्यार और सासू माँ की कड़वाहट के साथ ही जिंदगी चल पड़ी थी। रवि के कहने पर ही मैं अब सासू माँ को अम्मा कहने लगी थी। रवि यूनिवर्सिटी से लौटते तो 2-4 शिकायतें जरूर हो जाती थीं मेरे खिलाफ, लेकिन राहत की बात यह थी कि रवि ने मुझे कभी भी गलत नहीं समझा। हमेशा यही कहा करते कि अम्मा का नेचर ही ऐसा है, लेकिन दिल की वो बुरी नहीं है। जब मैंने भी संग्रहालय की सर्विस ज्वाइन कर ली तो अम्मा घर में अकेली हो गई। अब कभी कभी मेरे ऑफिस से लौटने पर चाय तैयार मिलती थी मुझे, कभी कभी शाम को आधे से ज्यादा खाना अम्मा बना चुकी होती थीं, लेकिन मुझसे नाराजगी बरकरार थी। लेकिन अब मुझे उनकी बातें बुरी नहीं लगती थीं, आदत सी पड़ गई थी। समय अपनी गति से चल रहा था। रवि का प्यार ही मेरी जिंदगी था और रवि की अपनी माँ के प्रति पूर्ण निष्ठा मेरे मन में उनके प्रति जलन या द्वेष नहीं बल्कि श्रद्धा और सम्मान में वृद्धि ही कर रही थी, क्योंकि मैं भी बचपन से ही अपने माता पिता के प्रति निष्ठावान रही थी। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। राहों के दिए तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ। युग में मिलता, युग में मिलता जो सो मिला है पल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मैंने आंसू भी दिए पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता गाती, ममता गाती रही गम की हलचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। के ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ। देवता प्याला लिए दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ। अमृत सबका, अमृत सबका है इसी गंगा जल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। अब सुनिए आगे की कहानी। धूप छांव के साथ जीवन यूं ही चल रहा था। फिर एक दिन हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। यूनिवर्सिटी से लौटते समय रवि की बाइक को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। आनंद फानंद ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया।
डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की। रवि के दोस्त डॉक्टर जय ने तो दिन रात एक कर दी, लेकिन कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।
कई रिश्तेदार जुड़े। मेरे बाबूजी और छोटा भाई भी आए थे। उन्हीं के सामने एक दूर के रिश्ते की मौसी, जो अक्सर अम्मा के पास आकर पंचायत लगाती थी, वो चिल्लाने लगी, बच्चा तो जन नहीं पाई, हमारे रवि को भी खा गई। मेरे पिताजी की आंखों में आंसू थे। दामाद के ना रहने का दुख, ऊपर से बेटी को ताने। मौसी कुछ और कहती तभी अम्मा की आवाज गूंज उठी, खबरदार कमली, आगे एक शब्द भी बोली तो। कमली मौसी पर तो जैसे गाज गिरी। वो सोच रही थी कि मुझे बुरा भला कहकर वो अम्मा को सांत्वना देगी, लेकिन आज बात उल्टी हो गई। अम्मा का यह रूप मेरे लिए भी अनजाना था। अपने आंचल से आंसू पोंछती हुई अम्मा ने आकर कमली मौसी को हाथ पकड़कर उठा दिया और बाहर की ओर इशारा किया। आंखें फाड़कर देखती हुई कमली मौसी बाहर निकल गईं। तो आकर अम्मा बाबूजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। दुख के मारे उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन बाबूजी, मैं और अन्य रिश्तेदार उनकी इस मौन भाषा का अर्थ भली भांति समझ रहे थे। बाबूजी उनके जुड़े हुए हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो पड़े। उनके होठों से सिर्फ इतना ही निकल पाया, बहन जी। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते, जगत में बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते, जगत में बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। समय की प्रवृत्ति तो चलते रहने की है। 13 भी हो गई, सब रिश्तेदार जा चुके थे। बस घर में अब हम 2 ही थे, एक जीवित लाश की तरह। पर एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटी तो देखा कि अम्मा कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी।
चलो ज्योति, आज कहीं चलते हैं। इतने सालों में पहली बार उन्होंने कुछ आग्रह किया था, तो मैं कैसे टाल सकती थी। फिर तो चीरा बाजार से शॉपिंग, बाड़े पर लस्सी और अंत में वही पिक्चर। अम्मा का एक और अपरिचित सा रूप, पर कुछ अधिक करीब, कुछ कुछ मेरी अम्मा जैसा। उस रात अम्मा देर तक मेरे बिस्तर पर बैठकर मेरा सर सहलाती रही। मैं असमंजस में पड़ी हुई अम्मा के इस अपरिचित रूप का विश्लेषण करते करते कब सो गई पता ही नहीं चला। चलो चले माँ, चलो चले माँ, सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं, फूलों की छाँव में। चलो चले माँ, हो रही सारी रेशमी घटाओं में। चलो चले माँ, सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं, फूलों की छाँव में। चलो चले माँ। आज है निमंत्रण सन सन हवाओं में। चलो चले माँ, सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं, फूलों की छाँव में। चलो चले माँ। बिछड़ जाए हम, रहना मेरे संग हरदम। ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम, घूमना है हमको दूर की दिशाओं में। चलो चले माँ, सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं, फूलों की छाँव में। चलो चले माँ। अगले दिन छुट्टी थी। सुबह का नाश्ता तैयार कर ही रही थी कि घर की बेल बजी। देखा तो बाबूजी। मैं चौंक गई थी, अचानक कैसे। तभी पीछे से अम्मा जी का स्वर सुनाई दिया, मैंने ही बुलाया है भाई साहब को। मैं भी खुश हो गई। सबके समाचार मिले। सुबह का नाश्ता हम लोगों ने साथ ही खाया। शाम की गाड़ी से निकलना है, बाबूजी बोले। तुम्हारी तैयारी हो गई ना? मैं चौंकी, मेरी तैयारी? कहाँ जा रही हूं मैं? बाबूजी असमंजस में थे। तुम्हें बताया नहीं बहन जी ने? उनके कहने पर ही तो मैंने मथुरा के संग्रहालय में तुम्हारे ट्रांसफर के लिए अर्जी दी थी। वहां के डायरेक्टर पांडे जी मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने हाँ कर दी है। अम्मा एक ओर चुप बैठी थी। मैं घोर असमंजस में पड़ी थी। समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। कभी बाबूजी को तो कभी अम्मा को देख रही थी। तभी बाबूजी ने राज खोला। दरअसल बहन जी की इच्छा थी कि अब तुम वापस मथुरा लौट चलो और एक नए जीवन की शुरुआत करो, फिर से अपना घर बसाओ। एक सन्नाटा सा छा गया था कमरे में। अम्मा सर झुकाए बैठी थी। बाबूजी ने ही चुप्पी तोड़ी, तुम्हारे सामने तो अभी सारा जीवन पड़ा है, अकेली कैसे काटोगी ये पहाड़ सी जिंदगी। लौट चलो अब घर।
के सामने घुटनों पर बैठी उनका चेहरा देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी अम्मा के इस रूप को। वे अपना चेहरा मुझसे छुपा रही थी, लेकिन उनका चेहरा बिना देखे ही मैं जान गई थी कि उनकी आंखें आंसुओं से लबालब हैं। मैंने उनका चेहरा हाथों में लिया तो बंद आंखों से सैलाब उमड़ पड़ा। अम्मा, शादी के पहले माता पिता के लिए बोझ और अब आपके लिए भी बोझ। क्या नारी होने की यही सजा है? बाबूजी चुप, अम्मा भी निरुत्तर। मैं बाबूजी के सामने पहुंची। बाबूजी, विदा करते समय आपने ही कहा था कि अब ये घर है मेरा, फिर मेरे घर से आप मुझे क्यों बेघर करना चाहते हैं? बाबूजी भरे गले से सिर्फ इतना ही कह पाए, तुम समझदार हो ज्योति, जो तुम्हारा मन हो सो करो। बाबूजी, मैंने हाथ जोड़े। मैं जानती हूं आपको, अम्मा को, सबको मेरी चिंता है, लेकिन मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि मुझे यहीं रहने दें, वरना मैं जिंदगी भर सुख से नहीं रह पाऊंगी। हर पल यही अफसोस रहेगा कि मैंने रवि जी से बेवफाई की। दुर्भाग्य ने उनसे अम्मा को दूर कर दिया, लेकिन यदि मैंने जानबूझकर अम्मा को छोड़ दिया तो नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बाबूजी बैरंग लौट गए। उस दिन अम्मा मुझसे लिपटकर बहुत रोई। जिंदगी फिर रफ्तार पकड़ चुकी थी। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है,
यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। समय अपनी गति से चल रहा था। अम्मा की तबीयत कभी कभी खराब हो जाती तो डॉक्टर जय को बुला लेती। वो जितने अच्छे डॉक्टर थे उतने ही अच्छे इंसान थे। कभी कभी मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरे बिना बोले भी आकर अम्मा का हाल ले लिया करते थे। मैं भी निश्चिंत हो गई थी। अब डॉक्टर जय को ही बोलकर कभी कभी मथुरा भी चली जाती थी। डॉक्टर जय अम्मा का ख्याल रखते और मैं मायके में सबसे मिल लिया करती थी। लेकिन वहां मेरी अम्मा मुझे देख के सदा अफसोस करती, कहती अपनी ही बेटी को सौभाग्यवती होने का आशीष नहीं दे सकती मैं।
अभी कल ही तो आई थी मथुरा। एक दिन और रुकना था, लेकिन अचानक ही शाम को अम्मा का फोन आ गया। ना जाने क्या बात थी। आशंकाओं के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। बाबूजी छोटे भाई को लेकर किसी काम से दिल्ली चले गए थे। तभी हॉर्न की आवाज से तंद्रा टूटी तो देखा कि गाड़ी ग्वालियर के प्लेटफॉर्म पर रेंग रही है। पौ फटते फटते घर पहुंची। धड़कते दिल से बैल बजाई। दरवाजा खुला तो सामने डॉक्टर जय। धड़का सा लगा दिल को। मैं अम्मा अम्मा करती हुई बेतहाशा अंदर दौड़ी। देखा कि अम्मा आंखें मलती हुई सामने खड़ी थी। मैं भौचक्की से कभी अम्मा को तो कभी डॉक्टर जय को देख रही थी। अम्मा तुम ठीक तो हो? मैंने अपनी सांसों पर नियंत्रण करते हुए पूछा। अम्मा मुस्कुराती हुई कह रही थी, हाँ बिल्कुल। फिर मुझे इस तरह अचानक क्यों बुलाया आपने अम्मा? और डॉक्टर जय को भी तुमने इतने सुबह सुबह परेशान किया? लो कर लो बात, अम्मा बोली। अरे हमने तो इन्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया। हाँ, इनकी वजह से तुम्हें जरूर भागदौड़ करनी पड़ी। मैं कभी अम्मा को तो कभी डॉक्टर को देख रही थी। तभी अम्मा आगे आई। डॉक्टर, अब तुम जानो और ये जाने, मैं चाय बना के लाती हूं तुम दोनों के लिए। मुझे अचरज में डालकर अम्मा किचन की ओर चल दी। उनके जाते ही डॉक्टर मुझसे मुखातिब हुए। बिना किसी लाग लपेट के सीधे ही बोल दिया उन्होंने, मुझसे शादी करोगी? साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम। नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा। रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा।
के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। मुझे इस झटके की कतई उम्मीद नहीं थी। अम्मा, मैं चिल्लाई। मैंने अम्मा जी से बात कर ली है, डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे। सो व्हाट, मैं खुद को संभालती हुई बोली। आपने ये सोच भी कैसे लिया डॉक्टर कि मैं आपसे शादी कर लूंगी, अम्मा को छोड़ दूंगी? तब तक मेरी तेज आवाज सुनकर अम्मा भी कमरे में आ गई। डॉक्टर जय अम्मा के पास पहुंचकर उनके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। बोले, अम्मा को छोड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें ज्योति, ना ही तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा। बस इस घर में एक सदस्य और बढ़ जाएगा और वो सदस्य मैं हूं। मैं अवाक सी खड़ी थी, क्या कहूं क्या ना कहूं। कमरे में 3 लोगों के होते हुए भी सन्नाटा खिंच गया था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई अम्मा बोल पड़ी, क्या तुम नहीं चाहती हो कि इस घर में पहले जैसी खुशियां फिर लौट आएं? क्या तुम्हारे एकाकी जीवन की उदासियां यूं ही देखती रहूं मैं? तभी जय बोल पड़े, मुझे मां मिल जाएंगी ज्योति, एक परिवार मिल जाएगा। अम्मा की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। रूंधे गले से बोली, क्या तुम नहीं चाहती कि मुझे फिर से मेरा रवि मिल जाए? तो समझोगे तुम ये इशारा, माधी नैया ढूंढे किनारा।
तुम्हारा माझी नैया ढूंढे तुम्हारा माझी नैया ढूंढे किनारा। जैसे सीता राम मिले, जैसे राधा श्याम मिले, जैसे सीता राम मिले, जैसे राधा श्याम मिले। ओहो, कभी न कभी तो मिलन होगा तुमसे हमारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, माझी नैया ढूंढे किनारा। ओ माझी नैया ढूंढे किनारा, नैया ढूंढे किनारा। मैं अम्मा की गोद में सिर रखे घर के आंगन में लेटी थी। अब तक मुझे पता चल चुका था कि यह सब अम्मा ने ही किया था। मुझसे ज्यादा खुश अम्मा थी। मेरे बालों में उंगलियां फराती हुई कह रही थी, तुमने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी ज्योति। अम्मा हमेशा मुझे ज्योति ही कहती थी। मैं उनकी गोद में सिर रखे हुए उनके स्वरूप को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उनका ये रूप मुझे बहुत जाना पहचाना सा लगा, बिल्कुल मेरी अपनी अम्मा के जैसा। वो भी ऐसे ही मेरे बालों में उंगलियां फराती थीं। वो भी हमेशा मुझे ज्योति कहकर ही बुलाती थी। सपना मधुर सुहाना सपना। जाने वाले हर गुजरे पल दर्द से बोझल है, जाने वाले हर गुजरे पल दर्द से बोझल है। आने वाले कल जो है वो आंखों से ओझल है। फिर उस कल की गुजरे पल की छोड़ो बातें करना। जीवन है एक सपना मधुर सुहाना सपना।
दुख से हारा जो बेचारा ढूंढे सुख के साए। हमको क्या गम, हमने हरदम सीखा है जब हंसना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जब से मन में बस गया है तेरा रूप सलोना। जब से मन में बस गया है तेरा रूप सलोना। रात में अब चांद बरसे, दिन में बरसे सोना। मेरे जैसी किस्मत किसकी होगी बोलो सजना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जब तक है ये मौसम, आओ रंग ले हम तुम, तन मन इसमें अपना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जीवन है एक सपना, ला 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 ला। अम्मा, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन रहे थे। लेखक और वाचक स्वर गोपाल वर्मा। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह। ला 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 ला। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।